नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके हैं कि ये वीडियो किस बारे में है। अभी तक आपने ये सोचा होगा कि भाई 2 गिफ्ट आ गए और अब गिफ्ट्स खत्म हो गए हैं, लेकिन हमारे पिटारे में और भी गिफ्ट्स हैं। और ये रिटर्न गिफ्ट चल किस लिए रहा है, क्योंकि आपने हमें 1 लाख सब्सक्रिप्शन का उपहार दिया था और हमने तय किया था कि हम बदले में आपको कुछ बड़ा उपहार देंगे। तो हमने नक्शे पर भारत शुरू किया और दूसरा शुरू किया पॉलिटी की M लक्ष्मीकांत किताब की सीरीज, जो आप लगातार देख रहे हैं। और अब तीसरे गिफ्ट की बारी है। लेकिन ये गिफ्ट क्या होगा, गिफ्ट के पिटारे में से क्या निकलेगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये बताने के लिए मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो हमारी टीम के नए सदस्य हैं। बहुत ही शानदार टीचर हैं, मेंटर हैं और लंबा अनुभव है इनको। पढ़ने पढ़ाने का भी लंबा अनुभव है, यूपीएससी के क्षेत्र में भी बहुत लंबा अनुभव है। इन्होंने कई बच्चों को 1-to-1 मेंटरशिप दी है, कई बच्चों के साथ तैयारी में उनके बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है और बहुत शानदार पढ़ाते भी हैं। तो आपके लिए गिफ्ट क्या होगा ये मैं क्यों बताऊं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आइए आपको मिलवाता हूं मैं एक ऐसे व्यक्ति से, शानदार व्यक्ति से, शानदार टीचर से। मेरे साथ जुड़ेंगे अभी अतुल जैन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अतुल इस पूरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृत, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरे स्टडी IQ परिवार को और स्टडी IQ के छात्रों को कि आपने मेरा यहाँ पर स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अतुल, आपसे मैं ये जानूं कि आप क्या अपने पिटारे में से खोलने वाले हैं, क्या गिफ्ट्स देने वाले हैं। ये गिफ्ट है या फिर गिफ्ट्स है, ये रिटर्न गिफ्ट स्टूडेंट्स को कब से मिलने वाला है, ये सब बात जानने के पहले मैं चाहूंगा कि एक संक्षिप्त परिचय आपका हो जाए स्टूडेंट्स के साथ। बड़ा मुश्किल काम होता है अपने बारे में बता पाना, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से हूं और वहीं से मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। 12वीं के बाद जैसा होता है कि जिन बच्चों का गणित और विज्ञान अच्छा होता है उनको उनके माता पिता IIT की तैयारी कराते हैं। तो IIT की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की और 2003 में मैं IIT कानपुर गया। IIT कानपुर में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। 2007 में मैं IIT कानपुर से बाहर निकला और उसी दौरान IIT के अंदर ही थोड़ा एक जो सामाजिक मुद्दे होते थे, जो एक पत्रकारिता एक तरह से होती थी, या फिर एक जो सामाजिक झुकाव वाले जो काम होते थे, उनमें मैं ज्यादा मेरी रुचि थी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि IIT में मेरी रुचि पढ़ाई में कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। तो 4 वर्ष बाद जब मैं IIT से निकला, हालांकि 2 वर्ष बाद ही मेरे को ऐसा लग गया था कि इंजीनियरिंग जो है वो थोड़ा सा मेरे जो मिजाज को बहुत सूट नहीं करती, मेरे एप्टीट्यूड को बहुत सूट नहीं करती। तो 4 साल बाद जब मैं IIT से निकला तो मैंने कोई नौकरी नहीं ली और मैं जानबूझकर प्लेसमेंट में नहीं बैठा और मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। और बहुत ही एक दिशाहीन तरीके से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। उस समय क्योंकि इंटरनेट वगैरह इतना नहीं था, इतनी गाइडेंस भी नहीं होती थी, तो बड़े दिशाहीन तरीके से मैंने एक सिविल सर्विसेज की तैयारी की। दिल्ली भी मैं गया और 1-2 प्रयास मैंने किए, लेकिन फिर मैं खुद बहुत सीरियस नहीं था इसको लेकर। और उसके बाद मैंने फिर आखिरकार एक नौकरी ज्वाइन की जहां पर मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो एक स्कूल के छात्र होते हैं उनका विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते थे। कुछ साल मैंने ये काम किया। ये करते करते मैं देश भर में घूमा, मैं देश भर में छात्रों से मिला, देश भर में शिक्षकों से मिला, देश भर के स्कूलों में मैं भटका और काफी एक अनुभव इकट्ठा किया कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है और किस तरह से चीजें गलत हो रही हैं या सुधारी जा सकती हैं। उसके बाद एक बार फिर से जब मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, उस समय समाजशास्त्र की मैंने पढ़ाई शुरू की थी और तैयारी छोड़ने के बाद भी समाजशास्त्र को एक विषय के तौर पर मैं पढ़ता रहा और धीरे धीरे मेरी रुचि इसमें बढ़ती गई। मैं इस पर पढ़ता रहा, लिखता रहा, मेरे लिखे हुए कुछ लेख यहाँ वहां छपे। तो मुझे लगा कि शायद मुझ में एक एप्टीट्यूड है, एक झुकाव है और मुझे इसकी एक औपचारिक तौर पर पढ़ाई करनी चाहिए। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में, वहां पर मैंने समाजशास्त्र में मास्टर्स किया 2014 से 2016 तक। वहां पर पढ़ाई में मेरी काफी रुचि थी, वहां पर मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। उसी बीच में 2015 के आसपास से मैंने एक सिविल सर्विसेज का जो एक संस्थान है उसका मैं एक फाउंडिंग मेंबर बना और शुरुआत में मैंने एकदम स्क्रैच से ये पूरी चीजें बनानी शुरू की, पूरे एकदम प्रारंभ से। शुरुआत में हम खाली अंग्रेजी माध्यम का हमने कोर्स बनाए
और इसका लॉजिक, इसका आइडिया ये था कि 2014 का समय अगर आप देखें, 14-15 का, तो उस समय भी ऑनलाइन शिक्षा जो है सिविल सर्विसेज की, वो उतनी कॉमन, उतनी पॉपुलर नहीं थी, उतना ज्यादा सामान्य नहीं था। जैसे आजकल आप देखेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग बहुत ही कॉमन चीज है। अगर आप 2014-15 का वक्त याद करेंगे तो उसमें उतना कॉमन नहीं था, एक दो पोर्टल्स बस अवेलेबल थे, और बाकी तभी भी पढ़ाई बड़े एक परंपरागत तरीकों से होती थी। लोग पुस्तकें लेते थे, फोटोकॉपी कराते थे, नोट से पढ़ते थे। तो उस समय हमारा एक ये विजन था, एक जिसको कहते हैं एक सपना था कि हम ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट, तो हमारा जो थॉट था, जो विचार था, वो ये था कि ऑनलाइन में हम क्वालिटी में, जो जो टीचिंग क्वालिटी है, उसमें हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि ये इस बात को हम समझ पा रहे थे कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो आर्थिक और सामाजिक कारणों से दिल्ली या किसी अन्य शहर में शिफ्ट नहीं हो पाते। आर्थिक कारण निश्चित तौर पे, क्योंकि ये महंगा होता है। सामाजिक कारण स्पेशली अगर आप देखें तो महिला छात्रों के साथ जो होता है, लड़कियों के साथ जो होता है, माता पिता उन्हें किसी दूसरे शहर में नहीं भेजना चाहते। तो बहुत लोगों पे पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें नौकरियां करनी होती हैं, तो वो कोचिंग इत्यादि नहीं कर पाते। इस विचार के साथ हमने ये शुरू किया कि हम जो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का कंटेंट है, यानी कि वो कंटेंट जो बच्चे को शायद दिल्ली की किसी कोचिंग में मिलता है, जिसके लिए वो दिल्ली जाता है, वो अगर हम ऑनलाइन माध्यम में बनाकर बच्चे को अवेलेबल कराएं, छात्र को अवेलेबल कराएं, तो उसको शायद दिल्ली जाने की रिक्वायरमेंट ना रहे। इस मिशन के साथ हमने काम शुरू किया, और जैसा कि किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी कंपनी में होता है, बहुत साल हमने ये काम किया, बहुत सारे मॉडल चेंज किए। मेंटोरशिप का एक मॉडल डाला जिसमें हम बच्चे को, एक एक बच्चे को समय देकर उसकी तैयारी को कराते थे। बहुत साल तक हमने इसको सफलतापूर्वक चलाया। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि कुछ 5,000 से ज्यादा छात्रों को हम लोगों ने मेंटोर किया है, जिनमें से कुछ छात्र जो हैं उनकी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में टॉप रैंक्स भी आई हैं। तो उन सभी छात्रों को मैं, उनके सफलता में मैं श्रेय तो नहीं ले सकता, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा एक योगदान शायद हमारा और हमारे संस्थान का भी रहा। तो जैसा होता है कि आप कभी, एक जो आपकी यात्रा होती है, उसमें आप कभी कभी इतना सारी चीजें करने लगते हैं कि आपको लगता है कि जो आपका मुख्य धारा है, जो आप दरअसल जीवन में करना चाहते हैं, आप उससे दूर चले जाते हैं। मुझे वो वाली एक भावना आने लगी कि शायद मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा दूसरी चीजें कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा मैनेजमेंट कर रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। और इसी पढ़ाने के कोर उद्देश्य से मैं स्टडी आईक्यू के कांटेक्ट में आया, जहां पर मेरा बस एक ही काम है कि मैं छात्रों के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करूं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीजें छात्रों को पढ़ाऊं। तो ये इसी सोच के साथ, इसी एक विजन के साथ, इसी एक सपने के साथ मैंने स्टडी आईक्यू को ज्वाइन किया है कि मैं पूरी तरह से यहां पर सिर्फ और सिर्फ छात्रों को सीधे सीधे पढ़ाने पर फोकस करना चाहता हूं। बिल्कुल, तो सुन लिया आपने, शानदार तरीके से ये आपको पढ़ाने वाले हैं। और अब बारी है कि क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या गिफ्ट्स देने वाले हैं। तो रिटर्न गिफ्ट नंबर 3 में क्या है ये मैं आपको नहीं बता रहा फिर से, ये जब सामने है ये अतुल, तो फिर अतुल ही बताएंगे। तो अतुल आपके साथ बातचीत करेंगे। अतुल, आप इनके साथ बातचीत कीजिए और ये बताइए कि आने वाले समय में आपकी क्या योजना है। हिंदी माध्यम के लिए हम अपनी योजना आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें और शामिल होने वाली हैं, और इन सब के बीच में मैं बाधा नहीं बनना चाहता, मैं किसी तरह की रुकावट नहीं आपके और स्टूडेंट्स के बीच में बनूंगा। तो मुझे इजाज़त दे दीजिए और अतुल से आप सीधा समझिए कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, और बहुत जल्द इस गिफ्ट का, इस उपहार का आनंद लीजिए, पढ़ाई कीजिए ठीक से। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत आपका। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको स्टडी आईक्यू हिंदी चैनल ने दो रिटर्न गिफ्ट जो है वो ऑलरेडी दे दिए हैं। जो एक है कि नक्शे पर भारत, जो आप देख रहे होंगे, मैं बहुत ही लाभदायक वो एक कोर्स है, निश्चित तौर पे आप लोग उसका लाभ उठा रहे होंगे। और दूसरा पॉलिटी में, जो हम कहते हैं भारतीय राजव्यवस्था में जो बाइबल जिसको हम मानते हैं, एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है, वो आपके ये दो गिफ्ट आपको मिल चुके हैं, जो आपकी तैयारी के दो प्रमुख स्तंभ जो हैं उनकी देखभाल वो करेंगे। नक्शा अगर आपको अच्छे से आता है तो न सिर्फ भूगोल बल्कि अन्य अनेकों चीजें ऐसी होंगी जो आपका सॉर्ट हो जाएगा, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्मीकांत आप पूरी कर लेंगे तो राजव्यवस्था में आपको फिर करंट अफेयर्स के अलावा कुछ और नहीं करना पड़ेगा। मैं आपके लिए जो चीज लेकर आया हूं वो वाला भाग है जो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, वो है अर्थशास्त्र।
अब जैसे ही मैंने अर्थशास्त्र बोला, तो क्या आप लोग उस एक पुस्तक का नाम बता सकते हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में? क्या लगता है आपको, कौन सी वो एक किताब है? जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, हर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ता है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में वो एक कौन सी पुस्तक है जो हर बच्चा पढ़ता है, या हर बच्चे को पता है कि ये तो पढ़नी ही है, शायद पढ़ नहीं पाता? वो पुस्तक है रमेश सिंह। अब रमेश सिंह जो है, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसको अर्थशास्त्र में सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये पुस्तक लक्ष्मीकांत से थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि एक तो अर्थशास्त्र जो है वो विषय के तौर पर थोड़ा तकनीकी है, और दूसरा यह है कि रमेश सिंह की जो किताब है ये अपने आप में काफी वृहद है, बहुत विस्तृत है, और कई जगहों पर एक ऐसे छात्र के लिए जिसका अर्थशास्त्र में कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, ऐसे बच्चे के लिए रमेश सिंह को समझना थोड़ा एक मुश्किल चीज हो सकता है। तो आपके लिए स्टडी आईक्यू हिंदी जो तीसरा सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया है वो है, आपको मैं रमेश सिंह की जो पुस्तक है वो पूरी पढ़ाऊंगा। तो आपको सुबह 10 बजे लेक्चर्स मिलेंगे, और इन लेक्चर्स में हम जो आपकी रमेश सिंह की पुस्तक का जो एक लेटेस्ट संस्करण है इसको हम पूरा पढ़ें। तो अगर आपके दिमाग में ये संशय है कि भाई रमेश सिंह मैं कैसे पढ़ूंगा, या फिर रमेश सिंह तो एक ऐसी किताब है जो मेरे को समझ में पता नहीं कैसे आएगी, इसको मैं कैसे मैनेज करूंगा, तो चिंता मत कीजिए, उसके लिए मैं हूं। आपको मैं आपका हाथ पकड़कर पूरी तरह से रमेश सिंह के थ्रू लेकर जाऊंगा। रमेश सिंह में कई ऐसी चीजें भी होंगी जहां पर उस पुस्तक का एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम होगा, चिंता मत कीजिए, मैं उसको पूरी तरह से आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि बहुत ज्यादा गणितीय है, और जो कि यूपीएससी के अगर आप पेपर्स को देखें तो ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं आएंगी। मैं उनको थोड़ा सा बताऊंगा, और आपको यह भी बता दूंगा कि इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के बात इतनी है कि अगर आप रमेश सिंह को कवर करना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह हैं। आप उस पुस्तक को पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दें, और मैं आपके लिए वो पुस्तक पूरी तरह से खत्म कराऊंगा। एक बड़ी किताब है, समय लगेगा, लेकिन आप इस जगह देखते रहिए, इस चैनल को देखते रहिए, और आपकी रमेश सिंह हम पूरी तरह से कवर कर देंगे। तो ये तो हुआ मेरे से मिलने वाला आपको एक रिटर्न गिफ्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक यही रिटर्न गिफ्ट दूंगा। मेरे पास आपके लिए एक और चीज है। हिंदी माध्यम के जो छात्र होते हैं, हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी में सबको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को फायदा होता है। ऐसा क्यों है? इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत सारे अच्छे बड़े नामी टीचर्स ने इसका एनालिसिस किया है, और मैंने भी थोड़ा सा इसका एनालिसिस किया है। मेरा एनालिसिस जो है वो ये है कि यूपीएससी में कहीं ना कहीं छात्रों के पास जो पढ़ने का मटेरियल होता है, खासतौर पे हिंदी माध्यम के छात्रों के पास, वो उच्च कोटि का नहीं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मटेरियल है वो है समाचार पत्र। आप में से सबसे पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, एक अध्यापक के तौर पर, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये कहता है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में बिलीव ही नहीं करता, तो मेरे विचार में, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, बहुत लोग इससे असहमत भी होते हैं, लेकिन मैंने बहुत बच्चों को ट्रेन किया है, और जो मैंने सफलता देखी है और असफलता भी देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि समाचार पत्र जो है उसको पढ़ना और उसको समझना आपकी तैयारी का एक अभिन्न अंग है। उसको आप छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे कि अखबार छोड़ देते हैं, साल के अंत में कुछ आता है उससे पढ़ लेंगे। ये गलती है, और ये गलती बहुत लोग करते हैं। अगर आप भी कर रहे हैं तो ना करें तो ज्यादा बेहतर है। खैर, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए जैसे दुर्भाग्यवश कोई भी हिंदी में इस तरह का अखबार नहीं है जिस पर आप उस तरह से बैंक कर पाएं जैसे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों पर करते हैं। हिंदी माध्यम के अखबारों में आपको खबरें मिल जाती हैं, समाचार आपको जानने को मिल जाते हैं, लेकिन जो एक तथ्यपरक एडिटोरियल होते हैं, जो संपादकीय होते हैं, जो प्रमुख आर्टिकल्स आते हैं, उनकी विवेचना जो होती है वो आपको हिंदी में नहीं देखती। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी यह समस्या सॉल्व करने के लिए भी मैं आ चुका हूं। तो अब से आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी काम के आर्टिकल्स होंगे, मुख्यतः संपादकीय, क्योंकि संपादकीय ही काम के आर्टिकल्स होते हैं समाचार पत्रों में। न्यूज की कवरेज में कोई फर्क नहीं है, हिंदी अंग्रेजी अखबारों में, संपादकीयों में जमीन आसमान का फर्क है।
और मैंने देखा है कि हिंदी माध्यम के छात्र बड़ी मुश्किलों के साथ द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीयों को किसी तरह से पढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, या फिर कुछ अन्य वीडियो देखते रहते हैं जहां पर बेसिकली उन संपादकीयों का अनुवाद होता है और उससे उन्हें कुछ खास समझ में नहीं आता। तो आप चिंता मत कीजिए, रोज शाम को आपको एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में उस दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो मुख्य संपादकीय हैं, जो मुख्य खबरें हैं, उन सारी खबरों की विवेचना आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं और आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल्स हैं, उनके जो संपादकीय हैं, उनकी विवेचना आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप बिल्कुल अपना समय खराब ना करें कि आप अंग्रेजी माध्यम के अखबारों को पढ़ रहे हैं और उसमें 2 घंटे लगा रहे हैं। मैं इसमें जो भी पढ़ने लायक अच्छे एडिटोरियल्स हैं उनको आपको पूरी तरह से पढ़ाऊंगा। ये एक बात आप याद रखें। इस कोर्स में जो भी कोर्सेज मैं लूंगा, एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये है कि ये जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये सारा का सारा पूरी तरह से हिंदी में होगा। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे छात्र इंग्लिश या फिर जो हिंदी और अंग्रेजी की जो मिली जुली भाषा है उसमें पढ़ते हैं, उसमें आप सुनते हैं, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों के छात्र साथ में पढ़ लेते हैं। उसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर आपको समझ में आ रहा है उससे। लेकिन उससे एक समस्या जो आपको होती है, जिससे मैं आपको आगाह कराना चाहता हूं, वो समस्या ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा इंग्लिश में पढ़ते हैं या फिर हिंदी और अंग्रेजी की मिली जुली भाषा में पढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब परीक्षा के समय आपके पास सही शब्दावली नहीं होती। यानी कि अगर आप जीडीपी ही पढ़ते आए हैं तो परीक्षा के समय आपको सकल घरेलू उत्पाद जो शब्द है वो स्ट्राइक ही नहीं करता, वो आपके दिमाग में आता ही नहीं है और आप वहां पर जीडीपी ही लिख के आते हो। कोई ऐसा नहीं है कि जीडीपी लिखना गलत है, लेकिन अगर आप परीक्षा हिंदी माध्यम में दे रहे हैं तो एक एग्जामिनर पर इसका बेहतर असर पड़ता है अगर आप हिंदी ज्यादा प्रयोग करें। तो इन लेक्चर्स में मैं प्रयास ये करूंगा, अपने इन सारी कक्षाओं में मैं प्रयास ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो हम आपको हिंदी भाषा में ही पढ़ाएं, और ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको आप ज्यों का त्यों अपनी परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपको भाषा को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये इन क्लास का एक बहुत बड़ा यूएसपी जिसको बोलते हैं वो होगा कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप ऐसा का ऐसा ही सीधा सीधा परीक्षा में यूज कर सकते हैं। तो ये मेरी कक्षाएं होंगी। ये 2 कक्षाएं मैं आपको अब से देना शुरू करूंगा। पहली होगी अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रमेश सिंह पुस्तक है उसको हम पूरा पढ़ेंगे, और दूसरा होगा जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो संपादकीय हैं, और कभी संपादकीयों से परे भी अगर कुछ महत्वपूर्ण उनमें आर्टिकल्स आए हैं, उनकी पूरी विवेचना आपको स्टडी आईक्यू के हिंदी चैनल पे मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे इन लेक्चर्स को सुनेंगे, मेरे इन व्याख्यानों को सुनेंगे, उनसे आपको लाभ मिलेगा। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको उस पर कोई भी सुझाव है, आपको लगता है कि लेक्चर में कुछ और भी होना चाहिए था, ये बहुत तेज है, धीमा है, अच्छा है, खराब है, जैसा भी आपको लगे, आप कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से हमको बताएं। मैं एक बार फिर स्टडी आईक्यू के परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्टडी आईक्यू की पूरी टीम का, और स्टडी आईक्यू के साथ जुड़े लाखों छात्रों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को अपने जीवन से जुड़ने का एक मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।